मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब को इकट्ठे लेकर आएंगी या पहले आ जाएंगी या कोई पता नहीं अब उनका। भी फिलहाल ये नवाज शरीफ का वापसी का जो मामला है वो डिले हो गया है। वो मर्दों में घुसेंगी तो जाहिर है इस तरह के रवैये का सामना तो करना पड़ेगा। गरीदा फारूकी साहिबा ने इन्हें ब्लॉक कर दिया है। वो एक करारदाद का मतन शेयर किया था, उसके ऊपर गरीदा ने मुझे ब्लॉक कर दिया। मर्दों में घुसने वाली बात तो ठीक साबित हो गई फिर। लेकिन इस तरह की खवातीन एंकर जब ट्वीट्स करती हैं इमरान खान की मुबैना गंदी वीडियोस के मुतालिक, मुराद सईद के मुतालिक, रियाम खान की किताबों के हवाले देकर ट्वीट करती हैं, शोज करती हैं, फिर पब्लिक का रद्द अमल तो फिर वो इखलाकियात के पैमानों पे उस तरह तो पूरा नहीं उतरता। लोग उसके ट्विटर के ऊपर उनका कितना मजाक बनाया जाता है, लेकिन वो स्टैंड कर रही हैं। जब यहाँ पर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे और चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर थे तो वो स्पेशल प्रोडक्शन आर्डर निकालते थे हमजा शहबाज साहब के, और वो रात को पंजाब असम्बली के कमरों में रात गुजारते थे और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी कुछ अदा करते थे इन कमरों में। उन्हें एक कमरा अलहदा से दिया गया था, उनकी फैमिली जहाँ पर आती थी मुलाकात करने के लिए, खाना उनका लाया जाता था। तो ये रात गए तक हमजा शहबाज यहाँ पर बैठे रहते थे, यहाँ से जाते नहीं थे। तो ये खसूसी रात गए तक नहीं बल्कि दिन चढ़े तक इधर होते थे। मैं अहमद अबूबकर हूँ, आप सोशल मीडिया के ऊपर मेरा डिजिटल पेज देख रहे हैं। इस वक्त मैं पंजाब असम्बली की राहदारियों में मौजूद हूँ, ये प्रेस गैलरी है। लेकिन एक मैं आपसे आज चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ अपने नाजरीन से कि पंजाब असम्बली का ये जो इजलास है ये गुज़श्ता 4 महीनों से चल रहा है, ये जून के महीने से चल रहा है और ये रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें अलाउंसेस हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो TADA है, एजाज़िया है, और ज़ाहिर है जब असम्बली की कार्रवाई चल रही होती है तो उसमें हज़ारों लाखों रुपए के अखराजात रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। ऐसा क्या ज़रूरी सियासी या मतलब आप कह लें कि कानून साजी का काम है कि ये गुज़श्ता 4 महीनों से असम्बली करोड़ों रुपए के ऊपर पंजाब की आवाम को पड़ रही है। कतई नज़र इसके कि ये हुकूमत किसकी है, यहाँ अब शरीफ ख़ानदान हुक्मरान है या नहीं है। अब गुजरात के चौधरी ख़ानदान जो है वो उसकी हुक्मरानी है पंजाब की इस असम्बली में। तो ये किसी भी हवाले से कोई काबिल फ़ख्र या काबिल इत्मीनान बात नहीं है। तो इतना क्या ज़रूरी काम है इस असम्बली में जो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है। मेरे साथ आरिफ मलिक साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और पंजाब की असम्बली को 1 दिहाई से भी ज़ायद वक्त हो गया इन्हें उसको कवर कर रहे हैं। मलिक आरिफ साहब, सर मुझे बताएं कि ऐसी क्या लाजमी कानून साजी है जो गुज़श्ता 4 महीनों से इस असम्बली के ऐवान में हो रही है और पंजाब के अवाम का इतना ख्याल रखा जा रहा है। कोई ऐसी कोई मीनिंगफुल चीज़ है जिसकी तरफ आप हमारी थोड़ी रहनुमाई कर सकें या बता सकें। जी, इजलास तो वज़ीर आला के इलेक्शन के दौरान से चल रहा है और उस वक्त इजलास कंडक्ट किया गया था और ये वही इजलास चल रहा है और इसे पोस्टपोन नहीं किया गया। मुलतवी तो किया जाता है, मतलब कि 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ये मुलतवी किया जाता है, लेकिन उस जो डेज़ ये मुलतवी करते हैं उसके अंदर ये मराद शामिल होती हैं, जो लोगों को मिलती हैं, उसमें तनख्वाहें भी शामिल होती हैं, 1 दिन का जितना TAD है वो शामिल होता है। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि इस ऐवान में कल जो बिल पास हुआ है वज़रा की मरात और गाड़ियों के हवाले से, तो ये हमजा शहबाज शरीफ ने ख़त्म किया था। तो हमें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ये उम्मीद थी कि वो इस मामले को मजीद आगे ले जाता है, लेकिन इस वज़ीर-ए-आला ने उसे रिवर्स कर दिया। ये तो स्टेटस को टाइप का फैसला लगता है। देखिए, ये बिल तहरीक इंसाफ की जो रुकन असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा, उसने बिल यहाँ पर पेश किया और ये तरमीमी बिल था। हमजा शहबाज जब वज़ीर आला बने थे तो क्योंकि उस्मान बुज़दार और को गाड़ियाँ और सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हुए थे बतौर साबिक़ वज़ीर आला के, उस चीज़ को देखते हुए हमजा शहबाज ने ये तमाम जो है वो सिक्योरिटी और गाड़ियाँ वज़रा से वापस ले ली थी। लेकिन जैसे ही चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और उस्मान बुज़दार के ख़ास तौर पर ज़िद थे कि उन्हें सिक्योरिटी और गाड़ियाँ जो है वो फराहम की जाएँ। तो ये बिल ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई और तमाम वज़रा को दोबारा से गाड़ियाँ और सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जा रही हैं। उसके साथ ज़ायद ख़र्चा होगा, गाड़ियों का पेट्रोल है उसमें इजाफ़ा किया गया है, इसी तरह जो स्टाफ है उसका इजाफ़ा किया गया है। तो ये एक बोझ होगा पंजाब हुकूमत के ऊपर भी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पैसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बोझ मज़ीद अपने ऊपर अपने सर लिया गया है। ये इजलास में अगर अपोजिशन यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन सिर्फ कुछ लोग जो नून लीग जहाँ पर 166 के करीब MPs हैं, उनमें चंद MPs यहाँ पर मौजूद थे जब ये बिल पास करवाया जा रहा था और चंद लोगों ने सिर्फ उठ के थोड़ा बहुत नारेबाजी की। लेकिन हालांकि हमने पिछली कितने अरसे से हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोई बिल पास होता है तो यहाँ पर
हंगामा राई हो जाती है, शोर शराबा होता है। आरिफ साहब मुझे बताएं कि पंजाब असेंबली में इस वक्त अपोजिशन का जो है वो नाम ही मौजूद नहीं है, क्या वजह है कि जब शरीफ खानदान के नौनहाल यहाँ पे नहीं होते तो क्या फिर अपोजिशन भी ये जमात नहीं करती? ये क्या मुअम्मा है? देखिए, जब लीडर मौजूद नहीं है, जब लीडर मौजूद नहीं होगा, लीडर ऐवान के अंदर नहीं आएगा, तो ये मसाइल का सामना तो करना पड़ेगा। वहाँ पर फिर MPs भी सीरियस नहीं लेते, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, पार्टी के MPs हैं, वो भी नहीं आते। जब लीडर मौजूद नहीं है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जहाँ पर होता नहीं है, वहाँ पर अपने घर में बैठे हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, जिसकी वजह अब मैं आपको कल की मिसाल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर यही हमजा शहबाज यहाँ पर मौजूद होते, एहतजाज करते, एक घिराव करते कि ये बिल नहीं मंजूर होना चाहिए, हमने अपने दौर में ये क्यों लग्जरी ले रहे हैं, जब पैसा नहीं इस मुल्क के अंदर, तो आप लोग क्यों ये दे रहे हैं चीज़ें। अच्छा आरिफ साहब ये बताएं कि शरीफ खानदान जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब एक तरह से लाजिम व मलजूम है, क्या उनको अभी तक ये सियासी सबक किसी ने नहीं पढ़ाया कि अगर इक़्तिदार में आना है तो उससे पहले एक स्टेप पीछे अपोजिशन करना भी ज़रूरी होता है? जी, ये इन्हें पता भी है और ये देखते भी आ रहे हैं, लेकिन एक ज़हन से लगता है खुमार जा नहीं रहा, इक़्तिदार का खुमार अभी तक गया नहीं है, जिसकी वजह से ये आज ये सूरत हाल नून लीग को देखना पड़ रही है, पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी। जहाँ पर अब जब इनकी गवर्नमेंट नहीं थी, जब पिछले 3 साल वफाक में PTI की हुकूमत थी और यहाँ पर भी PTI की हुकूमत थी, जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे, तो उस वक्त भी कोई ऐसी खास अपोजिशन नहीं की पंजाब के अंदर। उसकी वजह यही थी कि हमजा शहबाज इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अगर कोई और ख्वाजा साद रफ़ीक लोगों को अगर अपोजिशन लीडर बनाया जाता यहाँ पर पंजाब के अंदर, तो शायद सूरत हाल डिफरेंट होती। आरिफ साहब मुझे तो ये भी पता चला है कि जब यहाँ पर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला थे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब स्पीकर थे, तो वो स्पेशल प्रोडक्शन आर्डर निकालते थे हमजा शहबाज साहब के, और वो रात को पंजाब असम्बली के कमरों में रात गुजारते थे और बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी कुछ अदा करते थे इन कमरों में। नहीं, वो प्रोडक्शन आर्डर तो जारी होते थे, उनके लिए प्रोडक्शन आर्डर का बिल जहाँ से मंजूर हुआ था, पहले प्रोडक्शन आर्डर किसी के जारी नहीं होते थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उन्हें एक कमरा अलहदा से दिया गया था, उनकी फैमिली जहाँ पर आती थी मुलाकात करने के लिए, खाना उनका लाया जाता था, तो ये रात गया था हमजा शहबाज यहाँ पर बैठे रहते थे, यहाँ से जाते नहीं थे, तो ये खसूसी रात गए तक नहीं बल्कि दिन चढ़े तक इधर होते थे। तो वो स्पेशली जो इनका पोजीशन चैम्बर था, वहाँ पे नहीं बैठते थे, वो अलहदा एक कमरा उन्हें दिया गया था वहाँ पर। अच्छा आरिफ साहब ये बताएं कि ना सिर्फ उनके लिए होता था, अलीम खान के लिए भी होता था, अलीम खान भी अपनी फैमिली के साथ अच्छा रूम उन्हें दिया गया। अच्छा मुझे ये बताएं आरिफ साहब, आपने मरियम नवाज साहिबा की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मॉडल टाउन में, आपने उनसे एक सवाल किया था कि क्या आप भी ज़िमनी इलेक्शन में इन 8-9 हलकों से जिनसे इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप भी लड़ेंगी? तो उन्होंने ना सिर्फ उसका मजाक उड़ाया था, और अब नताइज उनका मजाक उड़ा रहे हैं मरियम नवाज साहिबा का, और वो मुल्क से चली भी गई हैं 24 घंटे के अंदर। तो ये क्या है? ये खौफ है, तकब्बुर है, या कोई और मामला है? ये क्या है? उन्हें वो बड़ी पूरी उम्मीद लग रही थी कि शायद कुछ चीज़ें मैनेज हुई हैं मरियम नवाज को। मैंने जब सवाल किया था, मैंने साथ 2023 का सवाल किया था, मैंने कहा था कि 2023 में आप इमरान खान के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगी, वो जहाँ जहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा मैं पागल हूँ कि मेरी पार्टी के अंदर तो 3-3 लोग हैं एक जगह के ऊपर उम्मीदवार हैं, हमें तो टिकट देना मुश्किल होगी, मैं तो ऐसा काम नहीं कर सकती। तो ये उन्हें ये पॉलिटिकली जो अगर जो इतना पब्लिक फिगर हो, उससे चाहिए कि उससे मुकाबला करना चाहिए, जो उसका अपोनेंट है इतना बड़ा, उसके सियासी हरीफ है, तो उसके मुकाबले में खड़ा होना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए, उसे शिकस्त देनी चाहिए। मरियम नवाज का कद काठ बड़ा होता है, इमरान खान को वो लाहौर में शिकस्त देती, वो जहाँ से भी खड़े होते वहाँ पे उन्हें शिकस्त देती, कद काठ बड़ा होना था। अच्छा मलिक आरिफ साहब मुझे ये बताएं कि आप PMLN की बीट करते हैं, तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं इसको, आप उनसे राब्ते में रहते हैं, तो मुझे सिर्फ ये खबर दे दें कि अब मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब को इकट्ठे लेकर आएंगी या पहले आ जाएंगी, या कोई पता नहीं अब उनका? जब जहाँ से मरियम जा रही थी तो उनसे मैंने पूछा कि कब आपकी वापसी है, तो उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर मैं वापस आ जाऊँगी, और मियाँ साहब के हवाले से उन्होंने कहा था देखेंगे उन्हें वापस लेके आना है साथ, या मैं अकेली वापस आऊँगी। तो यहाँ से वो हमें गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि 1 माह बाद में वापस आ जाऊँगी, और नवाज शरीफ के हवाले से ये गुफ्तगू चल रही है कि मरियम नवाज उन्हें वापस लेकर आएंगे और यहाँ पे इस्तकबाल की तैयारियाँ की जाएंगी और इस्लामाबाद उतरा जाएगा। तो ये एक ज़िमनी इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। जो रिज़ल्ट आए हैं उसके बाद अब लग यही रहा है कि अभी फ़िलहाल ये नवाज शरीफ का वापसी का जो मामला है वो डिले हो गया है। अच्छा नाजरीन, आज मैं आपको बता दूं कि आज पंजाब असम्बली में एक करारदाद जमा कराई गई है,
عمران خان صاحب کی جو میڈیا سے گفتگو تھی اور اس میں غریدہ فاروقی کے متعلق جو سوال تھا، وہ سینئر صحافی ہیں، اینکر ہیں، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ مردوں میں گھسیں گے تو ظاہر ہے اس طرح کے رویے کا سامنا تو کرنا پڑے گا. تو آج اس پر جو ہے وہ قرارداد پیش کی گئی ہے. اس قرارداد کی جو تفصیلات ہیں وہ ملک عارف صاحب نے ٹویٹر پہ شیئر کی ہیں، تو غریدہ فاروقی صاحبہ نے انہیں بلاک کر دیا ہے. ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، میں نے تو ایک قرارداد کا متن شیئر کیا تھا، اس کے اوپر غریدہ نے مجھے بلاک کر دیا. میرا اس میں انہیں تنگ کرنے کا یا اس طرح کا کرنے کا تو کوئی مطلب یہ مردوں میں گھسنے والی بات تو ٹھیک ثابت ہو گئی. پھر اب یہ ہے نامناسب کمنٹس، ایسا کہنا نہیں چاہیے اپوزیشن کے بڑے رہنما کو. دیکھیں، ایک تو وہ خاتون ہیں، عمران خان کو کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے تھا، اس طرح کا کمنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے تھا. آج اس حوالے سے ایک تو نون لیگ نے خاص طور پر غریدہ فاروقی کے حوالے سے یہاں پر قرارداد جمع کروائی ہے، مذمتی قرارداد کے. یہ خاتون ہے اور خاتون ہونے کا جو اوپر الفاظ استعمال کیے گئے عمران خان کی جانب سے، انہوں نے معافی کا مطالبہ کیا اس قرارداد. یہ تو درست بات ہے عارف صاحب، لیکن اس طرح کی خواتین اینکر جب ٹویٹس کرتی ہیں عمران خان کی مبینہ گندی ویڈیوز کے متعلق، مراد سعید کے متعلق، ریحام خان کی کتابوں کے حوالے دے کر ٹویٹ کرتی ہیں، شوز کرتی ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس طرح کی جو مقبول قیادت ہوتی ہے جیسے عمران خان صاحب ہیں، ان کے جو فالورز ہیں یا جو ان کے سیاسی جن کی وہ رہنمائی کرتے ہیں جن لوگوں کی، پھر پبلک کا رد عمل تو پھر وہ اخلاقیات کے پیمانوں پہ اس طرح تو پورا نہیں اترتا. پبلک تو پبلک ہوتی ہے. پھر ٹھیک ہے کہ رد عمل اس طرح نہیں ہوتا، لیکن خان صاحب ایک بڑے لیڈر ہیں، انہیں تو اپنا اخلاقی مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. وہ اینکر ہیں، ان کے اوپر 100 تنقید ہوتی رہتی ہے، ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہر بات کی تنقید ہوتی رہتی ہے. ان پہ کیا کچھ الزامات نہیں لگے غریدہ فاروقی کے اوپر. میں تو انہیں بطور خاتون کہتا ہوں کہ وہ بڑی نڈر خاتون ہیں. انہوں نے مقابلہ کیا ہے، یہاں پر لوگ اس کے ٹویٹر کے اوپر ان کا کتنا مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن وہ سٹینڈ کر رہی ہیں. حالانکہ انہوں نے مجھے بلاک کیا ہے، میں نے کچھ بھی ایسی بات انہوں نے کمنٹ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بلاک کیا ہے. یہ ان کا اپنا ظرف ہے، ان کا فعل ہے، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. لیکن میں نے تو صرف اور صرف قرارداد شیئر کی تھی جس کے اوپر انہوں نے بلاک کیا ہے. شاید انہیں کوئی پچھلا غصہ ہوا میرے اوپر. یہ صورتحال ہے ناظرین. یہ جو پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال ہے، اس کا جو نقطۂ کھولاؤ آپ کہہ لیں، وہ بہت بائلنگ پوائنٹ کے اوپر ہے. اس وقت اپوزیشن کے بڑے لیڈر جو ہیں اپنے سیاسی مخالف، ان کو چاہے وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، ظاہر ہے وہ ان کے متعلق جو کمنٹس ہوتے ہیں اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. اور ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں، لگتا ہے وہ جس بھی شعبے میں ہیں یا جرنلزم میں ہیں، انہیں بھی اس بات کا کوئی پاس نہیں ہوتا کہ وہ کس کی سائیڈ لے رہے ہیں. وہ بھی بڑی جانبداری ہم نے اکثر دیکھا ہے برتتے ہیں. تو بہرحال ہماری قومی سیاست میں تمام لوگوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو بہرحال ایک توازن اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے ملک میں یہ جو سیاسی ابتری اور انارکی ہے یہ ختم کرنے میں کوئی مدد ملے، اور ملک کے جو سیاسی معاملات ہیں یہ بہتری کی طرف جائیں، تاکہ اس سے پھر ملک کی اکانومی بھی سٹیبل ہو، اور اوورال ملک کا جو ایک آؤٹ لک ہے پاکستان کا، وہ اس کی کمپلیکشن بہتر ہو. میں احمد ابوبکر، مجھے اجازت دیجیے. اس طرح کے اہم ترین موضوعات کے اوپر ہم آپ کو دوبارہ بھی رپورٹ کرتے رہیں گے، اپنی انسائٹ دیتے رہیں گے. میرے فیس بک اور یوٹیوب پیج کو آپ لائک کیجئے، پی کے انسائٹ کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ریٹویٹ کیجئے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.